प्रोसेसिंग को, जो भी आपका प्रसंस्करण होता है उसको। तो ये जो बात कही है ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कही है, या उन्होंने कही भी नहीं है, तो उनकी जो थियरी है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी भी कह दी जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ कंपोनेंट्स को यूज किया जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करेगा। तो इनकी जो थियरी है उसका नाम है ट्रायर्किक थियरी। जेपी गिलफर्ड ने तो SOI मॉडल दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस या 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, और ये वही जेपी गिलफर्ड हैं जिन्होंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस की बात की है। कोई कह रहा है एडमिट कार्ड आ गया, डोंट वरी, अगर आ गया होगा तो सारी कहानी आपके सामने कल से ही अलग तरह से चलेगी। हम मैराथन्स वापस लाएंगे और डिस्कशन करेंगे। ये स्टर्नबर्ग की थियरी है। क्या समझे हम? कुछ नहीं समझे अभी, तो देखी ही है बस। तो स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थियरी, इसको त्रिबुद्धि सिद्धांत कह देते हैं। इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। PCA से आपको याद रखना है, इसका जो निमोनिक है PC, P फॉर प्रैक्टिकल, C फॉर क्रिएटिव, A फॉर एनालिटिकल। अगर प्रैक्टिकल की हम बात करें तो इसको हम कहते हैं क्या? प्रायोगिक, जिसको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। कॉन्टेक्चुअल भी कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट में, या स्ट्रीट स्मार्ट लोग जो होंगे वो इसी में आएंगे। आपके घर में कुछ भी खराब हो जाए, 1 मिनट में कोई ऐसा व्यक्ति घर में होगा जो ठीक कर देता होगा चीजें, यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उसमें है। चाहे वो छोटे मोटे जुगाड़ की मैं बात कर रही हूँ, या अगर आप प्लम्बर को भी बुला रहे हैं, ठीक। बेसिकली इसमें आप अडेप्ट जल्दी से करते हैं एनवायरमेंट में, आप चेंज कर सकते हैं एनवायरमेंट को, आप सेलेक्ट कर सकते हैं नए एनवायरमेंट को। तो ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है जो जीवन को के प्रायोगिक पक्ष में यूज में आती है। दूसरी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल भी इसको कहते हैं। इनके 2 नाम हैं, दोनों नाम याद रखिएगा, पहले प्रीवियसली पेपर में पूछा जा चुका है, ये बहुत पहले एक बार क्वेश्चन आया था 2013-14 में। इसमें क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया, कुछ नोवेल्टी, कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे नया क्रिएट करना। नोवेल्टी मतलब यूनिक, कुछ डिफरेंट। ऑटोमेशन है कि जो आपने सीखा है उसको नई सिचुएशंस में क्रिएट करना, कुछ नया बना देना, है ना, कुछ नया बना देना। अगर हम बात करते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस की, तो ये कॉम्पोनेंशियल कहलाती है। इसमें कॉम्पोनेंट्स की बात होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को समझते हैं। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसको इसीलिए कहा जा रहा है, या इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लागू होती है, अप्लाई होती है, उसका रीजन यही है कि इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट है जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आता है, कंपोनेंशियल है जिसमें आप कंपोनेंट्स को जोड़ करके एक साथ और सीखते हैं कुछ नया। तो अगर आप पढ़ाई लिखाई की वाली बुद्धि की बात करेंगे तो ये होगी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, तो जिसमें प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन को टेक इन करते हैं और जजमेंट बनाते हैं और प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और फिर आप सीख पाते हैं। तो ये हुई स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी, PCA। इतनी बात क्लियर हुई सभी को, या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहाँ तक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पोल आपके सामने है। पूछा है हु इज द फादर ऑफ थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक। हिंदी में इन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत के जनक। देख रहे हो ट्रांसलेशन, ये सीटेट वालों का ट्रांसलेशन है, CBSE कर रही है ये इतना सुंदर ट्रांसलेशन कि हिंदी में नाम भी नहीं पूछा है। एडमिट कार्ड आ गया मैम। राधिका, इसके बारे में जो चर्चा है हम कर लेंगे। और कब से है डेट बताओ एक बार। मैं क्योंकि मैं बिजी थी आज तो मैं नहीं देख पाई हूँ, बिल्कुल मैं जस्ट अभी आई हूँ, और खाना खाने की भी फुर्सत मुझे मिली नहीं थी, तो मैं जस्ट खाना खा लिया बहुत जल्दी में, इस चक्कर में आपकी क्लास लेट हो गई है। देखिएगा बहुत बढ़िया। 28 से 29 से 28 29, हाँ वही लास्ट वीक में ही होना है, क्योंकि उससे पहले अब क्या ही हो सकता है, 20 तारीख तो हो ही गई है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, इस पर चर्चा कर लेंगे, डोंट वरी। जो भी डिटेल्स आपके पास हो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं बाद में, अभी पहले पढ़ लो, क्योंकि एडमिट कार्ड आने से नहीं चलेगा ना, पढ़ने से भी चलेगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, हु इज द फादर ऑफ थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक। हमें पता है एक प्यारे से व्यक्ति हैं जिनका नाम गार्डनर है, और इन्होंने ही कहा कि भैया IQ से मत जज करो, बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई IQ का एक सिंगल स्कोर नहीं है, आप अलग अलग तरह से बुद्धिमान हो सकते हो, बुद्धि के 8 प्रकार हो सकते हैं। ये हमारी NCERT कहती है, क्योंकि इनके प्रकार 9 और 11 तक भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो गूगल के लिए छोड़ दीजिए उनको। जो आपके ऑथेंटिक प्रकार हैं वो 8 हैं, और उन्होंने एक बुक दी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें इन्होंने बात की थी 1983 में। उस टाइम पे 7 थी, बाद में 8 हो गई। तो गार्डनर हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के प्रवर्तक, अगर हम कहें। 8 प्रकार की बुद्धि है, फटाफट से नजर डालेंगे, क्योंकि इस टाइम पे दिमाग में चीजें होना बहुत जरूरी है, सिर्फ 8 प्रकार नहीं, इसके बारे में भी पता हो। 8 प्रकार दिख रहे हैं आपको। विजुअल स्पेशल, यानी एक आर्किटेक्ट या एक पेंटर या एक मूर्तिकार, जिसको शेप और साइज, शेप की स्पेशली समझ हो, ठीक। फिर आता है लिंग्विस्टिक वर्बल, यानी जो आपके गणित पढ़ाने वाले मास्टर जी हैं, उनकी लैंग्वेज पे भी पकड़ है, और बेसिकली गणित नहीं भी तो कोई भी टीचर है अगर, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, यानी भाषा पे पकड़ है। किस पे? भाषा पे पकड़ है, चाहे वो आपका राइटर ही क्यों ना हो, ठीक। पोइट्स में भी ये बुद्धि होगी। इंटरपर्सनल, यानी ये आप देख रहे हैं थेरेपिस्ट के साथ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी लोगों को समझने की क्षमता। इसमें आपके मदर टेरेसा, या फिर अगर हम कहें जो नॉर्मल इवन पॉलिटिशियंस भी
जो भी लोग लोगों को समझने में अच्छे होते हैं, थेरेपिस्ट, जो सोशल वर्कर्स हैं, वो सब आ जाएंगे। इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ, खुद को समझने की, ये देख रहे हैं अकेली बैठी हैं देवी जी और कुछ टाइप कर रही हैं। फिलोसोफर जैसे लोग इसी में आते हैं, स्पिरिचुअल जो समझ रखने वाले लोग हैं वो इसी में आते हैं, सेल्फ को समझने की। लॉजिकल मैथमेटिकल यानी लॉजिक और मैथ्स में अच्छे हैं, तो ये गणित वाले मास्टर जी यहाँ आएंगे। लॉजिकल मैथमेटिकल यानी साइंस में, मैथ्स में, जितने भी सब्जेक्ट लॉजिक वाले होते हैं वहां पे। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, AR रहमान, और भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे रख सकते हैं जिनको म्यूजिक की समझ है, गाने की या बनाने की। ठीक, क्योंकि जो धुन है, जो कंपोजर है, उसको भी तो म्यूजिक की समझ होनी चाहिए। बॉडीली काइनेस्थेटिक, स्पोर्ट्स पर्सन आ जाएंगे। नेचुरलिस्टिक में आपका गार्डनर, आपके जूओलॉजिस्ट, जो लोग भी एनवायरमेंट की समझ रखते हैं। ये एक बेसिक बात हो गई। आगे बढ़ जाए अब इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। इंसाइटफुल थियोरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। अब जनरली ये सीटेट में पूछता नहीं था, ये आपसे पंगे लिए हैं इन्होंने बिना मतलब कि ज्यादा पढ़ा है कि नहीं। इंसाइटफुल थियोरी, इस पे एक बार क्वेश्चन आया जीवन में, वो भी 2011-12 का टाइम था, तब से तो सिलेबस भी चेंज हो गया था उस टाइम के बाद से। तो अगर हम सीटेट की बात करें, बट ठीक है, एक आध नंबर में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। 58% लोग ए इधर है, मतलब इन क्वेश्चंस में आप घूम जा रहे हैं। सही बात है या नहीं? ईवीएस नोट्स अब आपको तुरंत से तुरंत मिल जाएंगे। हो सकता है, अच्छा कल यार बाकी सारी चीजें अब मुझे डिले करनी पड़ेंगी, पहले यही काम होंगे, बट कल भी एक काम है। परसों तक ईवीएस मिल जाएगा आपको। मेरा 29 को ही है एग्जाम, सिद्धू कह रहे हैं। ठीक है, जिनका 29 को एग्जाम है वो एक आध मेल छोड़ दीजिएगा, अगर कुछ चर्चा होगी आपके पास, आपको लगता है कि सेंटर वगैरह कहाँ है, जो भी है देखिएगा। इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल का मतलब है सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत। देख रहे हैं अब ये इनकी हरकतें देखो आप, हिंदी में लिख दिया है व्यावहारिक सिद्धांत और इंग्लिश में लिखा है क्या, सूझ का सिद्धांत। तो आपको इस सिचुएशन में एक बार इंग्लिश में झांक के देख लेना है कि सरकार कहा क्या जा रहा है, क्योंकि व्यावहारिक सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत है नहीं। पहली बात तो बिहेवियरल थियरी नहीं है, कोई नाम है बिहेवियरिज्म में, व्यवहारवाद में थियरीज के नाम है। जैसे थॉर्नडाइक की थियरी का नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर है। कनेक्शनिज्म है, बॉन्ड थियरी बोल देते हैं कई लोग, प्लेजर एंड पेन थियरी बोल देते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी बोल देंगे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, व्यवहारिक सिद्धांत। अगर बिहेवियरिज्म का कोई व्यक्ति पूछा होता या उनकी थियरी किस पे बेस्ड है ये पूछा होता तो समझ में आता। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया अपने आप में। तो थॉर्नडाइक तो इसका जवाब होंगे नहीं, क्योंकि एक तो इंग्लिश फाइनल होता है। जब हिंदी और इंग्लिश में अगर कंफ्यूजन है आपको, तो इंग्लिश में जो सही लिखा होगा, मतलब सही उसको माना जाएगा जो इंग्लिश की साइड लिखा है, ऐसा पेपर कहता है, मैं नहीं। ठीक, तो ये गार्डनर भी नहीं है, ये व्यक्ति है कोहलर। हल और टॉलमैन का जो सिद्धांत है वो न्यू बिहेवियरिस्ट है। टॉलमैन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हल ड्राइव रिडक्शन की बात करते हैं। अगर हम बात करें, इन्होंने साइन लर्निंग की बात की है। कोहलर है एक व्यक्ति, वोल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग दी है, सूझ का सिद्धांत दिया है। ये वही कोहलर है जिन्होंने एक सुल्तान नाम का, मतलब चिंपैंजी तो कई सारे थे, बट जिसका प्रयोग फेमस है वो है सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था। वो सुल्तान नहीं है, रे सुल्तान वाला सुल्तान नहीं है मूवी वाला, दिस इज मतलब इट्स अ चिंपैंजी। ठीक है। अंकिता क्या कह रही है, मैम गुड इवनिंग मैम, सीटेट वालों का मेल मैंने आज ही देखा है, इमेज सही अपलोड नहीं थी, बट कल का मेल था और लास्ट भी कल थी, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा? पूरे चांसेस है अंकिता, ये कमाल करते हैं लोग भी। और आप लोग भी प्लीज इस चीज के प्रति थोड़े से अवेयर रहे हैं। अब बताओ क्या करे इंसान, उसको सपने थोड़ी आ रहे हैं कि एक दिन पहले या लास्ट डे पे ही मेल आएगा, बट क्या कर सकते हैं, अब यही तो रूल्स है, इन्हीं के साथ तो खेल रहे हैं लोग। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। किसको, नेहा किसकी बात कर रहे हो भाई? तो अगर हम बात करें कोहलर की, तो कोहलर ने इंसाइटफुल, इंसाइट क्या होता है, अचानक से दिमाग की बत्ती जल गई मेंटोस खा करके, है ना, अचानक से आइडिया आया, जो सडन सॉल्यूशन इज द रूल इन इंसाइट लर्निंग। ठीक, इनको आपको अलग से डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस बेसिक बेसिक भी पता होगा, क्योंकि पेपर का टाइम है तो चल जाएगा। तो ये अगर हम देखें, ये सुल्तान है, इसके सामने एक प्रॉब्लम रखी गई कि केले हैं, यानी कुछ बनानाज हैं जो रूफ से बांध दिए गए हैं और ये डायरेक्टली पहुंच नहीं सकता। अब ये क्या करेगा, इस डब्बे या जो भी वहां पे पड़ा हुआ होगा उसको रख के देखेगा, फिर भी नहीं पहुंच पाएगा, फिर 3 डब्बे लगाएगा, फिर पहुंच जाएगा। या फिर अचानक से इसको एक सूझ आती है कि वहां पे एक कुछ स्टिक पड़ी हुई है जिसका प्रयोग करके ये कर सकता है, बैठ जाता है, सोचने लगता है, अचानक से आइडिया आता है। इसी को इंसाइट कह रहे हैं, अचानक से आइडिया का आना। जैसे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आप परेशान हो चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्व कर करके, और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, सॉल्यूशन नहीं आ रहा दिमाग में, आप क्या करते हैं, उठ के चले जाते हैं, चलो खाना बना लेते हैं, चलो गाड़ी चला लेते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं, लेकिन दिमाग में वो चीज चल रही है। अचानक से आइडिया आएगा एक टाइम पे और सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस अचानक से आइडिया आने को ही इंसाइटफुल लर्निंग या सूझ का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें आहा मोमेंट बोलते हैं उसको, कि जब सुल्तान के दिमाग में सॉल्यूशन आया होगा तो उसने कहा होगा अरे वाह मजा आ गया, है ना।
तो आहा मोमेंट इसी में आता है, इसी थियोरी में, जो इंसाइटफुल लर्निंग है। और ये जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स है ना क्रिएटिविटी के, कि कैसे क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करती है, जिसका मैंने PIIV, इस पे अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी बेस्ड है इंसाइट लर्निंग पे ही, सूझ के सिद्धांत पे ही। क्रिएटिविटी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सूझ का सिद्धांत। मेरा एग्जाम 28 को है, प्लीज नोट्स दे दीजिएगा। मेरे फ्रेंड अरुंधति का नाम ले लीजिए, नाम ले लिया राहुल कुमार, और नोट्स, अच्छा आपका 28 को ये एग्जाम है, परसों तक आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। और अब हम थोड़ा मैराथन्स भी शुरू कर देंगे, डोंट वरी। अगर हम बात करते हैं इनक्यूबेशन की, इनक्यूबेशन, एक हफ्ते में बहुत कुछ करने वाले हैं, पूरा ध्यान रख दीजिएगा, जो भी लेसन पे क्लास हो रही है बहुत ध्यान से देखनी है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। शुभम तिवारी कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास लाइव कैसे करते हैं भाई, इतने तो हम अभी समझदार नहीं हुए, है ना। हम जो भी काम करते हैं जेन्युइनली करते हैं, ये सब तो नहीं करते हैं। श्रुति कह रही है डर लग रहा है। डर लगना स्वाभाविक बात है, इतना कुछ हमने किया है। पहले तो वो चारों मैराथन देख लीजिए CDP की, जो चल रहा है अब तक और एग्जाम तक चलेगा, वो सब ध्यान से देखिए, पेपर रुकेगा नहीं। डर लगता है सबको, नेचुरल है ना। देखो एक बार अगर हम बात करते हैं तो 4 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इस बार पेपर में आया हुआ है आपके, ये क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये 4 स्टेप्स लगते हैं। वो क्या है, P से शुरू करेंगे, PIIV, प्रेपरेशन। आपके सामने कोई समस्या आती है जिसका आपको क्रिएटिवली सॉल्यूशन निकालना है, तो आप प्रेपरेशन करते हैं, जो भी उस चीज के बारे में जानते हैं, जितना भी जानते हैं, जिस भी किताब से पढ़ सकते हैं, जो भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, अपनी एक प्रेपरेशन करते हैं बेसिक, ठीक, उसके बारे में पता करेंगे। दूसरी स्टेज है इनक्यूबेशन की। इनक्यूबेशन इज कि आपके दिमाग में खाना बन रहा है, आपको नहीं पता कि आइडिया कब आएगा या इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेकिन दिमाग में चल रही है, वो कॉग्निटिव लेवल पे दिमाग में प्रोसेस चल रही है, आपको नहीं पता कि सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक। फिर आता है ये आपका इनसाइट आएगा, इसके बाद फिर आप वेरीफाई करेंगे। इसमें ये गड़बड़ दिया हुआ है, इसका जो स्टेप है वो है PIIV, प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट और वेरिफिकेशन। तो इनसाइट है अचानक से आइडिया आएगा, फिर आप वेरीफाई करेंगे, फिर जज करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे वो आइडिया ठीक है या नहीं है। तो ये भी इसी थियरी पर बेस्ड है, इनसाइट लर्निंग पर ही। और इसके चारों स्टेप याद रखिएगा, पेपर में इस बार पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फटाफट से जवाब दीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, हु प्रोपाउंडेड द साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनैलिटी। कल भी हमने इस पर बात की थी, क्योंकि ये पेपर में पूछा हुआ है, तो इसको आज थोड़ा सा डिटेल में भी जान लेंगे कि जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, या यहाँ पे साइको सेक्सुअल थियरी भी लिख सकता था, या यहाँ पर साइको डायनेमिक थियरी भी लिख सकता था, 2-3 नाम इसके हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए आप। तो इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स दे चुकी हूँ यार, इंग्लिश पेडागोजी के, तो इंग्लिश के, हिंदी के और किसके, CDP के, ये 3 सब्जेक्ट के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट गूगल ड्राइव से भी जाके, मतलब लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट है, मैथ्स और EVS, उसके नोट्स आपको इसी हफ्ते दे दिए जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हु प्रोपाउंडेड दी साइको एनालिटिकल थियरी, यानी किसने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। तो 81% लोग, सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं भी बताई। आज कल मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, तो आप लोग क्रिएटिव हो ही गए, तो किसी ने लिखा हुआ था कि जो मन की 3 अवस्थाएं हैं, मन की 3 अवस्थाएं बोले तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो ये मन की बात करते हैं, यानी माइंड की बात कर रहे हैं, और इसीलिए माइंड क्या हो जाता है, फ्राई हो जाता है। तो भेजा फ्राई से इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड को याद रख लिया। तरह तरह के लोग हैं हमारे यहाँ, है ना, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली मन की 3 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। उनकी थियरी का नाम है साइकोसेक्सुअल, यानी मनोलैंगिकवाद का सिद्धांत, साइको डायनेमिक भी बोलते हैं, मनोविश्लेषणवाद का, और साइको डायनेमिक, साइकोसेक्सुअल, साइको एनालिटिकल, 3 नाम है इसके। सिंपल बात है। रॉजर्स तो ह्यूमनिस्टिक हैं, इनसे पूछेगा नहीं। मैस्लो की हायरार्की आपने पढ़ी है नीड की, ठीक। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन तो समझने से पहले, मन की 3 अवस्थाएं हैं। आइसबर्ग से इन्होंने मन को कंपेयर किया। सिगमंड फ्रॉइड ने एक एनालॉजी दी कि मन कैसा है। मन के एक तो 3 प्रकार हैं, जिसको प्री कॉन्शियस बोल रहे हैं उसको हम सब कॉन्शियस भी बोलते हैं, अनकॉन्शियस और ज्यादा अंदर है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉन्शियस की, तो सिर्फ 10% ही चेतन है जिसको आप व्यवहार में ला पा रहे हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं कॉन्शियसली बोल पा रही हूँ। प्री कॉन्शियस क्या है, बीच में कहीं है, कोई चीज याद नहीं आ रही, याद कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, तो वो सब कॉन्शियस में है। अनकॉन्शियस जिस तक आप एक्सेस कर ही नहीं सकते, या तो हिप्नोटिज्म के द्वारा या मनोविश्लेषणवाद जिसको हम ड्रीम एनालिसिस कहते हैं उसके द्वारा पहुंच पाएंगे। ईगो, सुपर ईगो और इड। इड जो है आपकी, वो प्लेजर इंस्टिंक्ट पे काम करती है, जो एक तरह की जानवर प्रवृत्ति भी कह सकते हो, कि बस मजा मजा मजा। तो ये इड है जो जन्म से होती है। ईगो होती है 1.5 साल के आसपास डेवलप, सेकंड स्टेज में अभी आएंगे। और सुपर ईगो है 3 साल के बाद डेवलप होगी फैलिक स्टेज में। सुपर ईगो इज कि आप रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं नियम कायदे कानून के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ईगो दोनों को बैलेंस करता है, ठीक।
अब ये बहुत ज्यादा डिटेल में अगेन नहीं पढ़ने, आइडिया होना चाहिए। तो फ्रॉइड की जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं वो 5 स्टेजेस हैं। OAPLG से मैंने आपको याद भी कराई हुई है, यानी O अमरपाल, AP O फॉर ओरल, A फॉर एनल, और यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, ये जो ओरल स्टेज है ये है आपकी जन्म से 1 साल या 1.5 साल तक की, है ना, जन्म से 1 साल बोल देते हैं। फिर ये 1.5 से 3 साल जो है आपके, या 1 से 3 भी कह देते हैं कई लोग, क्या है, एनल स्टेज है। फिर ये 3 से 6 वर्ष फैलिक स्टेज है, जहां पे सुपर ईगो डेवलप होगी। फिर ये 6 से 12 ये स्कूल एज है, ये इंपॉर्टेंट है, लेटेंसी, ये है स्कूल एज। और ये आपके काम की नहीं है क्योंकि सीटेट में या किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये वाले बच्चे तो गायब हो जाते हैं स्कूल के बाद, मतलब ये सीटेट के लिए तो बिल्कुल ही काम की नहीं है, उसके बाद आप फिर भी पढ़ सकते हैं। जो जेनाइटल स्टेज है, मैम सीटेट वालों ने भेजा था कि सिग्नेचर सही अपलोड नहीं हुआ है, सही करके डाल दिया था, बट वेरीफाई का कोई मैसेज नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए काफिया, नहीं तो ऑफिस पहुंच जाना, कॉल लगाओ इनको, ठीक। अगर हम बात करते हैं, मेल डालो, 0 to 2 की एज, जो कि हम 1.5 भी कह रहे हैं, कई जगह पे 1.5 मिलेगी, कई जगह पे 2 मिलेगी। तो 0 to 2 ईयर्स ओरल स्टेज है, बच्चा माउथ सकिंग, माउथ मतलब सकिंग जो उसका फीडिंग है, या अगर हम बात करें वो थंब सकिंग, इन सब चीजों पे फोकस करता है। एनल स्टेज है जब वो जो यूरिनेशन है या ब्लैडर, गॉल ब्लैडर वगैरह की जो एक्टिविटी है, सुसु पॉटी कंट्रोल करके वहां पे लिबिडो होती है। फिर है फेलिक, यहाँ वो जेनाइटल्स को अपने टच करके अच्छा महसूस करेगा, प्लेजर सीख करेगा। लेटेंसी है जहाँ पे जो लिबिडो है, जो सेक्सुअल अर्ज है, वो दब जाती है। क्यों? क्योंकि वो लेटेंट है, सुषुप्त हो जाएगी, क्योंकि बच्चा स्कूल की एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में वो एनर्जी वहां चैनलाइज करेगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं बहुत ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि अब आप फ्रॉइड भी पढ़ने बैठ जाएं। अगर आपने सर्च करके पहले से पढ़ा हुआ है, मैंने कराई हुई है थियोरी या पेडागोजी स्पेशल वगैरह में, सीटेट के लिए जनरली हम ये पढ़ते नहीं है, इसकी स्टेजेस से कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बस ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएगा।